नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है और आप पढ़ाई लिखाई भी नियमित रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई की निरंतरता है यही आपको अपने मुकाम तक ले जाएगी, आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगी। और इसी क्रम में मेरा भी एक योगदान है कि मैं आपको नियमित रूप से क्लासेस से जोड़कर रखने की कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए एक रूटीन के हिसाब से, एक टाइम टेबल के हिसाब से आप सबको क्लासेस करनी। तो टाइम टेबल कहता है कि ये क्लास आपकी हिस्ट्री की है, एसएसटी का पहला पीरियड, और इतिहास में अब तक हम लोग बहुत सारी बातें विस्तार से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और अभी रिसेंट में जो टॉपिक चल रहा है वो चैप्टर 9 है, अध्याय 9। अध्याय 9 पर ही, चैप्टर 9 पर ही जो पिछला लेक्चर हुआ था उससे आपको यह समझ में आया कि ये जो टॉपिक है बेसिकली ये किस कालखंड के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर कालखंड आता है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेज आता है, यानी एक पीरियड की बात होती है। और अगर हम इस टॉपिक को जोड़ें कि ये किस कालखंड का इतिहास है तो आपने पिछली क्लास में इस बात को जाना जिसे हम इतिहास की भाषा में, हिस्ट्री की लैंग्वेज में पोस्ट मॉडर्न एज या मौर्योत्तर काल की संज्ञा देते हैं। तो मौर्योत्तर काल में आर्थिक स्तर पर, राजनैतिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर जो परिवर्तन आया उसी की पूरी कहानी। तो बहुत संक्षिप्त में एक बार मैं फिर से इस पर चर्चा कर दूंगा और इसी के साथ मैं आज के इस अध्याय की शुरुआत करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्रियों के संदर्भ में हम लोग लेक्चर नंबर 2 पर हैं, जिसमें मैं आपको कुछ अहम चीजें आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक बार तो ये स्पष्ट तौर पर देख लेते हैं कि हमने किस कालखंड का इतिहास पढ़ा इस अध्याय में और अब तक क्या पढ़ा। तो आप अध्याय 9 को एक नाम और दे सकते हैं, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्य एज। अब पोस्ट मौर्य एज की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो साधारण अर्थ में इसको समझने की कोशिश की जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका एक मतलब होता है मौर्यों के बाद का काल। मौर्य काल के बाद का समय। मौर्य काल के बाद का समय, एक तो इसका अर्थ यह होता है यानी पीरियड ऑफ या पीरियड आफ्टर मौर्य एज। तो यहीं पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि जो अंतिम मौर्य सम्राट थे, अंतिम मौर्य सम्राट, उनका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति, उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय भाग में, मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय भाग में अर्थात मगध और उसकी राजधानी, मगध और उसकी राजधानी
पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और एक नए राजवंश की नींव रखी। जिसे शुंग वंश कहा गया। लास्ट मौर्यन एम्परर बृहद्रथ was killed by his own commander पुष्यमित्र शुंग who was a Brahmin and he captured the central region of Mauryan Empire that means Magadh and capital Patliputra. पुष्यमित्र शुंग founded a new dynasty, Sunga dynasty. तो इस तरीके से यहां पर पूरी कहानी है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें यह है कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग जो बृहद्रथ का सेनापति था, उसने यहां पर अपने ही राजा को मारकर मगध की सत्ता छीन ली और मौर्य वंश का अंत हुआ। और ये जो सारा घटनाक्रम है, अगर इसका समय देखा जाए, टाइम की अगर बात की जाए, तो ये समय है लगभग 185 ईसा पूर्व, 185 बीसी। यानी ये बात हो रही है 185 बीसी की। तो आप ये कह सकते हैं यहीं से मौर्योत्तर काल प्रारंभ होता है। तो मौर्योत्तर काल की शुरुआत की अगर हम बात करें, मौर्यों के बाद के काल का समय, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 185 बीसी के बाद का जो इतिहास है, यानी 185 ईसा पूर्व, इसके बाद का जो इतिहास है ये मौर्योत्तर काल कहलाता है। अब इसके बाद कहां तक हम यहां चलते हैं जिसे मौर्योत्तर काल कहते हैं,
तो गुप्त काल के उदय तक की कहानी, यानी लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी तक, तो ये 3rd सेंचुरी एडी तक ले जा सकते हैं। 3rd सेंचुरी एडी के लगभग मिड तक आप कह सकते हैं मौर्योत्तर काल रहा। तो मौर्योत्तर काल के समय को अगर लिखा जाए तो वो लगभग 185 बीसी से लेकर के और 250 एडी तक का समय है। इस लंबे कालखंड को ही कहा जाता है मौर्योत्तर काल। ये पूरी कहानी समझ में आ गई। तो इसमें यह भी बात रखिए कि अगर आपसे परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है, यह बात भी याद रखिएगा कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आया अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहद्रथ आंसर लगाएंगे। उसका हत्यारा कौन था, तो उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग ने यहां पर बृहद्रथ को मारकर किस राजवंश की नींव रखी, तो यहां पर आपने देखा कि अब यहां केंद्रीय सत्ता में कौन आ गया, शुंग वंश आ गया। तो एक नए राजवंश की नींव रखी जिसे शुंग वंश कहा गया। इस तरह से मौर्योत्तर काल का इतिहास शुरू होता। इस कालखंड की एक और महत्वपूर्ण घटना है कि इसी समय जब शुंग वंश की सत्ता केंद्र में स्थापित होती है, तो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर विदेशियों का आक्रमण प्रारंभ होता है। और इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि कई विदेशी राजवंश भी भारत में प्रवेश करते हैं। तो जरा उसके बारे में भी बात कर ले। मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना उत्तर पश्चिम से होने वाले उत्तर पश्चिम से होने वाला विदेशी आक्रमण था। जिस समय मगध साम्राज्य के केंद्रीय भाग में शुंग वंश की सत्ता स्थापित हुई। उसी समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर यवनों मतलब ग्रीक, यवनों का आक्रमण हुआ। इन यवनों का राज्य बैक्ट्रिया में था और इन्हें भारतीय ग्रंथों में हिंद यवन कहा गया। हिंद यवनों ने
गांधार और राजधानी तक्षशिला पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। तो एक अन्य महत्वपूर्ण घटना यह भी है इसी समय की, यानी इन पोस्ट मौर्य एज the most important the most important political event is attack of foreign invaders on the northwestern region of the Indian subcontinent, of the Indian subcontinent, subcontinent. These invaders were Greek, were Greek who ruled in the Bactria region, in the Bactria region at that time, at that time. They invaded and captured Gandhar region, Gandhar region, including capital city Takshashila. They were called Indo-Greek, Indo-Greek. तो ये है पूरी कहानी मौर्योत्तर काल की। अब इसी के परिणाम स्वरूप मैंने कहा था कि मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे, यानी पोस्ट मौर्य एज में आप देखेंगे कि एक तरफ भारतीय राजवंशों की सत्ता आई और एक तरफ विदेशी राजवंशों की सत्ता आई, यानी फॉरेन इन्वेडर्स आए और एक एक करके वो भारत के विभिन्न हिस्सों पर विजय प्राप्त करते गए और उन्होंने यहां पर भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की स्थापना कर ली। तो उन्हीं को हम मौर्योत्तर कालीन राजवंश कहते हैं, जो हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से उस पर नजर डालते हैं। उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो मौर्योत्तर कालीन राजवंश, मौर्योत्तर कालीन राजवंश, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज, नॉट डायनेस्टी।
डायनेस्टीज। तो इसमें दो तरह के राजवंश रहे। एक है भारतीय राजवंश, इंडियन डायनेस्टीज, इंडियन डायनेस्टीज, और एक है विदेशी राजवंश, यानी फॉरेन डायनेस्टीज। फॉरेन डायनेस्टीज। अब भारतीय राजवंश की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है शुंग वंश। शुंग डायनेस्टी। अगला नाम है कण्व डायनेस्टी, कण्व वंश। और अगला नाम है सातवाहन डायनेस्टी। ये सबसे प्रमुख है, सातवाहन वंश। अब फॉरेन डायनेस्टीज में जैसे सबसे पहला नाम अभी मैंने लिया हिंद यवन, हिंद यवन, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। फिर इसके बाद शक, सकाज, फिर पहलो, पहलो या पार्थियाई भी इन्हें कहते हैं, पार्थियाई यानी पार्थियंस, पार्थियंस। और फिर कुषाण, कुशांस। तो ये मौर्योत्तर कालीन राजवंश कहलाते हैं। इन्हीं राजवंशों के समय में जो घटनाएं घटित हुई उस क्रम में आप देखेंगे तो एक आर्थिक स्तर पर परिवर्तन आया, एक सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तन आया और एक राजनीतिक स्तर पर। तो इन तीनों परिवर्तनों को अगर हम लिस्टेड करें तो कुछ इस तरह से हो सकता है। मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्य एज, समय की बात मैंने की थी कब से, तो लगभग 185 ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक, यहां तक लगभग हम मान सकते हैं। इसके मध्य तक, तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक भी जा सकते हैं। तो इसको हम ऐसा ही कर लेते हैं, तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक, के मध्य तक। फ्रॉम 185 BC to mid of 3rd century AD, इस तरह से इनका समय है। अब इसमें मैंने कहा तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर आपको घटनाक्रम दिखाई देगा। तो एक तो यहां पर महत्वपूर्ण क्षेत्र मैंने बताया, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन।
आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, आर्थिक क्षेत्र यानी इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर। एक है यहां पर राजनैतिक परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तन यानी कि पॉलिटिकल चेंज। और एक है यहां पर सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र यानी धर्म एवं संस्कृति, धर्म एवं संस्कृति। कल्चरल सेक्टर, कल्चरल सेक्टर यानी कल्चर एंड रिलीजन। इन तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। अब इन बदलावों को अगर हम नोटिस करें तो क्या क्या है, तो जैसे अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हम नोटिस कर सकते हैं, तो आप देखेंगे जैसे व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, प्रोग्रेस इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे स्वर्ण सिक्कों या लिखित सिक्कों का प्रचलन, लिखित सिक्के का प्रचलन बहुत आयत हुआ। ट्रेडिशन ऑफ गोल्ड कॉइन्स या रिटर्न कॉइन्स। तीसरा देखिए, इसके अलावा तीसरा पक्ष आता है रेशम मार्ग पर अधिकार, रेशम मार्ग पर अधिकार यानी कंट्रोल ओवर सिल्क रूट। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण संकेत हैं कि इस समय आर्थिक युग बहुत बेहतर था, इकोनॉमिक एरा बहुत ही प्रोग्रेस में था, क्योंकि भारत में स्वर्ण सिक्के बहुतायत में प्रचलित होने शुरू हुए और यहां रोमन स्वर्ण सिक्के की ढलाई हुई, रोमन स्वर्ण का प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ विदेशी व्यापार बढ़ा, विदेशों से हमारा व्यापारिक संपर्क बढ़ा और मध्य एशिया से गुजरने वाले, सेंट्रल एशिया से गुजरने वाले सिल्क रूट पर भी भारत ने कंट्रोल किया। तो ये इकोनॉमिक सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे। ऐसे ही अब जरा राजनीतिक क्षेत्र को देखें। यानी पॉलिटिकल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर की बात करें अगर तो देखें इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो भारतीय एवं विदेशी राजवंशों की सत्ता, विदेशी राजवंशों की सत्ता स्थापित हुई,
establishment of Indian and foreign dynasties rule. दूसरा परिवर्तन देखिए, दक्कन में एक शक्तिशाली राज्य सातवाहन वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक सिमुक तथा सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। तो पॉलिटिकल चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, डेक्कन की बात हो रही है, यहीं पे मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। अ पावरफुल किंगडम was established in Deccan by Simuk, founder of सातवाहन डायनेस्टी। इन सातवाहना डायनेस्टी गौतमीपुत्र सातकर्णी was the greatest ruler among the सातवाहना किंग्स। ठीक है, तो ये था उत्तर भारत और दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास। इसी में एक टर्म और जुड़ जाता है, उत्तर भारत में कुषाणों ने सबसे बड़ा राज्य कायम किया, सबसे बड़ा राज्य स्थापित किया जिसकी दो राजधानियां थीं, पुरुषपुर वर्तमान पेशावर
वर्तमान पेशावर पाकिस्तान। और मथुरा वर्तमान उत्तर प्रदेश में। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था कि नॉर्दर्न इंडिया में कुषाणों ने एक बड़ा साम्राज्य कायम किया। तो अ ग्रेट एम्पायर was established in northern India by Kushanas. There were two capital of Kushan Empire. One Purushpur, now Peshawar in Pakistan, and second Mathura in Uttar Pradesh. The most famous Kushan king was Kanishk. तो ये यहां पर आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अब आते हैं इसके बाद यहां पर ये देखते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या बदलाव आया, यानी कल्चरल फील्ड की बात करें। सांस्कृतिक क्षेत्र को जरा देखते हैं। कल्चरल फील्ड यानी धर्म एवं संस्कृति, इसकी बात करें। कल्चरल फील्ड, रिलीजन एंड कल्चर, इसकी बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं एक जैसे बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, हीनयान एवं महायान बनी। Two sect of
Buddha religion, Hinayan and Mahayana. दूसरा डेवलपमेंट देखिए, महायान धर्म में भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी। आइडल वर्शिप वर स्टार्टेड of Lord Buddha in Mahayana sect. फिर इसके साथ साथ मूर्ति निर्माण कला का विकास दो शैलियां विकसित हुई। पहला गांधार कला, यूनानी कला से प्रेरित और दूसरा मथुरा कला स्वदेशी कला से प्रेरित। डेवलपमेंट ऑफ आइडल और स्टैचू मेकिंग। Two styles were developed. One, Gandhar art inspired with Greek art, and Mathura art inspired with indigenous art. तो ये है कल्चरल फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने एनसीईआरटी की बुक में देखते क्या क्या खास बातें बताई गई। तो जो बातें बहुत अहम है मैं उसको मार्क करता जाऊंगा, बाकी बच्चों आपको सेल्फ स्टडी इनका करना है, पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जो हम मौर्यों के बाद का इतिहास पढ़ते हैं, यानी मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद की हिस्ट्री पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन की बाद का इतिहास पढ़ते हैं, उसी को मौर्योत्तर काल की संज्ञा दी जाती है, पोस्ट मौर्य एज कहा जाता है। और मौर्योत्तर काल की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में, वो आपने मोटी मोटी बातें जान ली, वही बहुत अहम है। और इसीलिए आप देखें कि इस अध्याय का, इस चैप्टर का नाम है व्यापारी, और इसके साथ साथ राजा और तीर्थयात्री, मतलब कुछ तीर्थयात्री आए थे, यानी कि भारत में इस समय बौद्ध धर्म का विकास हुआ। और आप देखेंगे कि यहां पर कुछ ऐसे तीर्थयात्री भी भारत में प्रवेश करते हैं।
तो इसमें आप यहां पर सांस्कृतिक क्षेत्र में जो विकास हुआ उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रेशम मार्ग की कहानी। देखिए, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। तो रेशमी कपड़े की एक खासियत क्या बता रहा है? बहुमूल्य। आपने भी देखे होंगे, ये सिल्क की बात कर रहा है। सिल्क और रेशम आज भी आप जानते हैं कितना महंगा होता है, ठीक है। तो बहुमूल्य माने जाते। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत जटिल प्रक्रिया है रेशम का कपड़ा बनाना। लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो यहां पर बताई गई है वो है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कहां हुआ था? सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार ये बता रहा है कहां हुआ? सबसे पहले चाइना में, लगभग 7000 साल पहले। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। उन्होंने इस तकनीक को हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। यानी जब वो व्यापार के लिए जाते थे तो उस क्रम में वो रेशमी कपड़े भी इस्तेमाल करते थे और दुनिया फिर इस कपड़े को देख करके इसकी तरफ आकर्षित हुई। फिर जिस रास्ते से लोग यात्रा करते थे वही रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो सिल्क रूट के नाम से किसे जाना गया? बहुत अहम लाइन है, यानी यहां से प्रश्न आना है रेशम मार्ग किसे कहा गया? तो रेशम मार्ग का जवाब यह हुआ कि जिस रास्ते से ये चीनी व्यापारी अपने साथ यहां पर रेशम के कपड़े या रेशम की चीजें ले जाते थे और जिस रास्ते से व्यापार के लिए गुजरते थे उसी को यहां पर कहा गया रेशम मार्ग। तो खासकर अगर आप देखें तो ये मार्ग कहां से गुजरता था? आप देखेंगे ये मध्य एशिया से गुजरता था। यानी जो आज का सेंट्रल एशिया का रीजन है, इस सेंट्रल एशिया से होकर के चीन के लोग यूरोप तक व्यापार करते थे। यानी अगर देश के रूप में आप जानना चाहें तो जैसे मंगोलिया का इलाका है, कजाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां से ये लोग गुजरते थे। आगे बढ़ा जाए तो इसी के बारे में इसे ट्रांसलेट कर दिया गया है। आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं कि लगभग 7000 ईयर्स एगो चाइना में सिल्क को बनाने की टेक्निक का इन्वेंशन हुआ और हजारों वर्षों तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक इसे उन्होंने सीक्रेट रखा। लेकिन बाद में व्यापारियों के माध्यम से चीन से जाने वाले जो व्यापारी सेंट्रल एशिया की तरफ जाते थे वहां से ये रेशम दुनिया को पहुंचा और इसी को सिल्क रूट के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहां से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 7000 साल पहले चीन में इस तकनीक का आविष्कार हुआ, लेकिन 2000 साल पहले यानी लगभग फर्स्ट सेंचुरी एडी में जाकर के आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में रेशम लोकप्रिय हो गया और खासकर रेशमी कपड़े पहनना रोम में एक फैशन सा बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती चली गई क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो ऐसे में यहां पर अगर देखा जाए तो रेशम दुनिया में कीमती कपड़े के तौर पर डेवलप हो गया, यानी बहुत ही प्रीसियस टेक्सटाइल इसे माना गया और दुनिया भर में इसे महंगे कपड़े की श्रेणी में देखा गया। तो क्यों महंगा हुआ इसका कारण भी आपको समझ में आ गया। शुल्क चुकाना पड़ता था व्यापारियों को जाते समय मार्ग से, और इसके साथ साथ दुर्गम पहाड़ियों का इलाका, मंगोलिया, कजाकिस्तान के क्षेत्रों से मध्य एशिया या रोम तक जो है यानी यूरोप तक व्यापार। तो इस तरीके से यहां पर रेशमी कपड़े का व्यापार लोकप्रिय हुआ। इसे ट्रांसलेट भी कर दिया गया, पढ़ सकते हैं। अब ये कह रहा मानचित्र में देखो, इसमें सिल्क रूट को दिखाया गया, उसके ब्रांचेस को भी दिखाया गया कि सिल्क रूट और उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस कहां पर है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। तो आगे चलकर आप देखेंगे
कि इसी मार्ग पर कनिष्क ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। कनिष्क का नियंत्रण इस पर स्थापित हो गया था, यानी कुषाणों ने इस पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है, इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से उन्हें सुरक्षा देते थे। तो इस तरीके से सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाला भारतीय राजा जो हुआ, भारतीय शासक हुआ कनिष्क, और इससे भारत को व्यापार के क्षेत्रों में बहुत लाभ मिला। जरा एक बार मानचित्र को भी आप गौर करें तो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड कलर में पूरा रूट दिखाया गया है, यही है सिल्क रूट। तो यहाँ पर एक पोडुका नाम की जगह भी आप देख रहे हैं, पोडुका, मानचित्र में पोडुका, दक्षिण भारत में इसे ढूंढो, ये अरिकामेडु का ही रोमन नाम है। तो पोडुका आप देख रहे हैं यहां पर है, और जो ये पोडुका नाम लिखा है बेसिकली ये रोम के व्यापारियों से जुड़ा हुआ एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पत्तन या बंदरगाह नगर था, और इसी को हम यहाँ पर अरिकामेडु के नाम से जानते हैं, जो पांडिचेरी या पुडुचेरी में स्थित है। तो अरिकामेडु का ही एक रोमन नाम है, ये मानचित्र में आपको यहाँ पोडुका दिखाई दे रहा है। ठीक है, अरिकामेडु हम लोग पढ़ भी चुके हैं। फिर दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च और अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, तो हम लोग पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह से गरम मसालों का व्यापार मालाबार के तटों से होता था। तो चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी, रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया, यानी जिस रेशम मार्ग की हम बात कर रहे हैं इससे जुड़े हुए लोग, इसमें चीन भी शामिल था, इसमें आप देख रहे हैं भारत भी शामिल था, इसमें कहीं ना कहीं ईरान भी शामिल था, और इसके साथ साथ अरब का क्षेत्र भी इसमें शामिल था, और इसमें यूनान का क्षेत्र भी शामिल था, और इस तरह से आप कह सकते हैं रोम तक ये व्यापार प्रचलित था, यूरोप तक ये व्यापार होता था। तो इन रास्तों से होकर खासकर ये तिब्बत का इलाका, मध्य एशिया का इलाका, जहां से होकर के रेशम का व्यापार किया जाता था। आगे बढ़ा जाए तो इन्हीं चीजों को यहाँ ट्रांसलेट भी कर दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। पोडुका के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बाकी जो कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया है ये किस तरह के व्यापार के लिए बहुत फेमस था, इस पर हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं। बाकी रेशम के व्यापार से जुड़े क्षेत्र कौन से थे ये आप मानचित्र से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको मैंने बता ही दिया, कनिष्क ने नियंत्रण किया था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। अभी अभी हमने देखा पेशावर यानी पुरुषपुर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे, यानी इनकी दो राजधानियां थी। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था, यानी हिंद यवनों को यहां से सत्ता से हटाकर इन्होंने तक्षशिला पर भी अधिकार कर लिया था, इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। तो सिल्क रूट पर यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इस नोट्स में दी गई है। अब इसे आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे बच्चों, एक एक लाइन इसमें बहुत अहम है। फिर इसके साथ साथ मैंने बौद्ध धर्म के प्रसार की बात की थी। तो कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, कनिष्क के शासन काल में एक बौद्ध परिषद गठित होती है। यह बौद्ध परिषद कहां हुई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में बौद्ध परिषद होती है और इसे कहते हैं चौथी बौद्ध परिषद। इससे पहले 3 हो चुकी थी। तो चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय। करीब 1900 साल पहले यहां पर इसी के समय में बौद्ध परिषद का आयोजन होता है, और यहाँ पर बहुत सारे विद्वान जमा होते हैं, जैसे बुद्ध की जीवनी जिन्होंने लिखी है बुद्ध चरित, उसके रचनाकार है कवि अश्वघोष जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर जमा होते हैं, कई बौद्ध साहित्यों की रचना होती है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि इसी में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया, एक कहलाया हीनयान और दूसरा कहलाया महायान। महायानी बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन के समर्थक थे, यानी चेंजर्स थे, और इन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा करनी शुरू कर दी, मूर्ति पूजा का प्रचलन आया, और इस तरह से महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे अश्वघोष तथा बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, जबकि शुरुआत में पाली और प्राकृत भाषा में लिखा जाता था।
तो ये जो बुद्ध चरित है किस भाषा में लिखा गया है? ये अश्वघोष की रचना है जो संस्कृत की रचना है। तो ये भी अपने आप में एक महाकाव्य है, ये महात्मा बुद्ध की जीवनी है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास होता है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। तो कौन सी दो मुख्य विशेषताएं थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, जैसे मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। यानी अब आप देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की उपासना शुरू हो गई, पूजा पद्धति की शुरुआत हो गई और महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर ये लोग उसे पूजने लगे। तो पहले आप देख रहे थे कि यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से महात्मा बुद्ध को दर्शाया जाता था, लेकिन महायान धर्म के विकास के बाद ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। फिर मथुरा में मूर्तियां बनी, तक्षशिला में मूर्तियां बनी, तो इसको गांधार कला कहा गया और इसको मथुरा कला के नाम से जाना गया। फिर इसमें आप देख सकते हैं सांची के स्तूप का एक यहाँ पर मूर्ति चित्र दिखाया गया है। तो सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र जब आप देखते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं? वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखिए। इसमें मूर्तिकारों ने एक तरीके से महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को दिखाने की कोशिश की है प्रतीकों के माध्यम से। आगे बढ़ा जाए तो इसी को यहाँ पूरा ट्रांसलेट कर दिया गया है। अब दूसरा परिवर्तन ये कह रहा है, तो दूसरा परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी बच्चों आप ध्यान दीजिएगा। बोधिसत्व में आस्था। तो बोधिसत्व क्या था? बोधिसत्व में आस्था की बात करें तो कह रहा बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी ये बताने की कोशिश की गई कि बोधिसत्व कौन होते थे? तो जो एकांतवास करते हुए ध्यान साधना में लीन रहते थे, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद वो अपना एकांत जीवन जीते थे, उन्हें बोधिसत्व कहा गया। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी ये फैल गया। तो महायान धर्म काफी लोकप्रिय हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया में फैला। यानी आप देख सकते हैं जापान में, कोरिया में, सेंट्रल एशिया में, तिब्बत में, हर जगह पर यह धर्म लोकप्रिय हो गया। और अब यहाँ जो बोधिसत्व का रूप था वो परिवर्तित हुआ। अब ये धीरे धीरे सांसारिक जीवन में आ गए और लोगों के बीच रह करके यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीजें ट्रांसलेटेड है, अब आप इसे पढ़ सकते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गईं। तो ये सारे परिवर्तन आप देख सकते हैं किस तरीके से आने शुरू हुए। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों ने बनवाए, उनके आदेश पर बनाया गया। तो कुछ व्यापारियों और कृषकों द्वारा भी दान देने के लिए, जैसे ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों, तटों के समृद्ध बंदरगाहों और जो दर्रे गुजरते थे, जो यहाँ से सड़कें गुजरती थी, यहाँ पर इनको बनाया गया। फिर इसके साथ साथ यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए भी रुकते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके नोट्स में लिखी हैं, इसको आप फॉलो कर लेंगे। अब बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका में फैला, म्यांमार में फैला, थाईलैंड में फैला, इंडोनेशिया तक फैल गया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी इसका विस्तार हुआ। फिर इसी समय थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप भी इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हो गया। तो थेरवाद यहाँ बौद्ध धर्म का एक आरंभिक रूप है जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हुआ। ये पूरा पैराग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट्स बनाते समय मैंने जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी अलग से भी आपके नोट्स में शामिल किया। ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर मूर्तियों को देख सकते हैं कि इसमें से यहाँ पर ये मथुरा कला का प्रदर्शन कर रही है और इधर जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये गांधार कला का प्रदर्शन कर रही है। तो मथुरा और गांधार कला की प्रतिमाओं में थोड़ा सा आप अंतर भी देख सकते हैं। यहाँ यूनानी देवता अपोलो की नकल पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, यानी ये यूनानी देवता अपोलो की नकल दिखती है, ठीक है।
यूनानी देवता अपोलो जो वहां सूर्य देव के रूप में पूजे जाते, उनकी नकल पर यह दिखाई देता कि नकल पर इसे बनाया गया है, उसकी इमेज से इसको लिया गया है। तो इस पर यूनानी प्रभाव है, जिसमें महात्मा बुद्ध के शरीर को बहुत बलशाली दिखाया गया। यहाँ कृष्णकाय शरीर दिखाया गया कि वो तपस्या करते करते जर्जर हो चुके थे, तब जाकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस पर स्वदेशी प्रभाव है, इस पर विदेशी प्रभाव है, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आगे बढ़ा जाए तो इस तरीके से बच्चों आज आपने यहाँ पर मौर्योत्तर कालीन इतिहास के बारे में तीनों क्षेत्रों को समझा, और इसी पर एक नोट्स था जो मैंने पूरा पढ़ दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? तो बुद्ध चरित के बारे में कुछ बातें आपको बताई, जैसे कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया, ये भी याद रखिएगा। और ये जिन्होंने लिखा, जो रचयिता है, वो सम्राट कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, यानी कनिष्क के एक तरीके से संरक्षण में रहे, उनके पैट्रॉन में रहे, ये ध्यान रखिएगा। और ये महात्मा बुद्ध के जीवन पर लिखने वाले एक महान बौद्ध विद्वान हुए, उन्हीं का नाम था अश्वघोष। तो आंसर आप क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, पोडुका क्या था? तो अभी हम लोगों ने पोडुका की बात की कि उस समय दक्षिण भारत में पोडुका एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था, और यहाँ पर रोमन बस्ती के प्रमाण मिले हैं। रोम के व्यापारी आया जा करते थे, और बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर पुडुचेरी का जो क्षेत्र है, वहां अरिकामेडु का नाम था। तो अरिकामेडु का ही रोमन नाम यहाँ पर क्या था? पोडुका। तो ऑप्शन बी इसमें उत्तर लगाएंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के बारे में सीखा, यानी कि पोस्ट मौर्य एज क्या है, इसके बारे में हमने जाना। मौर्योत्तर काल या पोस्ट मॉडर्न एज की हिस्ट्री आपने यहां पर पढ़ी, और इसी के साथ आपका ये सेगमेंट भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगली क्लास में यहां पर आगे की चीजों पर चर्चा करेंगे, यानी मौर्योत्तर काल से जुड़े कुछ अन्य पक्षों पर चर्चा करेंगे। अभी यहां पर हम आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ बातें करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मौर्योत्तर काल का टॉपिक समाप्त करके गुप्त काल की ओर लेकर बढ़ूंगा। यानी नेक्स्ट लेक्चर की मैं बात करूं तो इसमें हम लोग तीर्थ यात्रा पर बात करने वाले हैं, कुछ तीर्थ यात्रियों के बारे में बात करने वाले। तो आज के सेशन को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।